नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम यूनिट 1 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम प्रत्येक यूनिट के साथ में प्रश्नोत्तर सीरीज लेकर आएंगे जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगी। और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक संपूर्ण सामग्री को उपलब्ध कराना और उसके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर की सीरीज लेकर आना, जिससे आपका अभ्यास अच्छे से हो सके, आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। लेकिन मेरी एक इस प्रश्नोत्तर सीरीज की आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सीरीज को क्रम से पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोस, अभ्यास की सारी वीडियोस आपको क्रम से मिल सकें और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को, जो यूनिट 1 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। और इसके प्रश्नोत्तर की ये सीरीज 1 है जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं। और इसमें भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम लिखित सामग्री आपको उपलब्ध करा देते हैं तो आप सब उसको नोट करने में लग जाते हैं और आपका अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता। तो इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि आपको रिटन सामग्री उपलब्ध न कराकर आपका रिवीजन कराया जाए, जिससे आपको अपने प्रश्नोत्तर हल करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सब देखते भी हैं कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक सभी इकाई से समान प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए किसी यूनिट के प्रश्नोत्तर हैं वो 80 या 85 हो सकते हैं, किसी यूनिट के 100 हो सकते हैं यानी 100 हो सकते हैं, या 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए जितने भी ये प्रश्नोत्तर की जो अभ्यास सीरीज है उसमें हम वो सभी प्रश्नोत्तर भी लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर के 2020 से लेकर 2023 तक सुबह और शाम यानी मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों शिफ्ट में जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं वो भी हम इस सीरीज में लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ यूनिट 1 के अलावा हम सभी यूनिट्स का ऐसे ही क्रम से एक अभ्यास सीरीज लेकर आएंगे जो यूनिट के नाम से ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप इसको क्रम से चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियोस ढूंढने में कोई भी परेशानी न हो। और साहित्य मंथन इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको बहुत ही जो महत्वपूर्ण सामग्री है यानी सेलेक्टेड जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपना हैंड रिटन अपने नोट्स अवश्य बना लें, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन करने के लिए अपने नोट्स में से शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। इसमें हम केवल प्रश्न बोलेंगे और उसका उत्तर ही आपको बताएंगे, इसलिए यहाँ कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है और ये आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इससे, ताकि आपको उसका उत्तर अच्छे से पता हो सके और आप इसको अपनी नोटबुक में भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर की एक सीरीज बनाकर आप रिवीजन के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रश्न कब आया था। ये दिसंबर 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, जो 5 मार्च 2023 को हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप अपना नोट कर लें, नहीं आता है तो मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलती हूँ। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 7 जून 1955। प्रश्न संख्या 2, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 3, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन देने आपको जरूरी हैं। स, य, न या झ। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स, य, न, झ। इसका उत्तर हो जाएगा झ। प्रश्न संख्या 4, और जिन प्रश्नों के ऑप्शन देने जरूरी होंगे उनके मैं साथ साथ ऑप्शन भी बोलती रहूंगी। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। किसके ऊपर? स्वर ध्वनियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। ऑप्शन सी है, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। ऑप्शन नंबर 4 है, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। और ऑप्शन 5 है, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एक बार फिर से सुन लीजिए और फिर अपने आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, ई, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 होते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है। और स्वर ध्वनियों के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है? ई वाला, यानी मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ये 5 में से 3 ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन ए और डी गलत है, क्योंकि ए ऑप्शन में दिया है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये आप जानते हैं कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी सभी स्वर हैं वो अक्षरिक होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए और डी हमारा गलत है। और ऑप्शन बी, सी, ई ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, अभी हमने स्वरों के बारे में कुछ पढ़ा। अभी अगला प्रश्न नंबर 5 क्या है? क्रिया के संबंध में है, यानी क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। ऑप्शन ए है, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन सी है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी है, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। ऑप्शन ई है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 5 ऑप्शंस को आप एक बार वीडियो को स्लो करके आप धीरे धीरे सुन लीजिए और फिर अपना आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और ई, यानी कि बी ऑप्शन देखते हैं, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ई भी सही है कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, सी और ई हमारे सही हैं।
और ऑप्शन ए और डी हमारे गलत हैं। इनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत है। और ऑप्शन डी भी गलत है कि अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अकर्मक नाम से ही स्पष्ट है कि अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सी और ई हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इसमें हमारा समास से संबंधित प्रश्न संख्या 6 है। अगर आपने समास नहीं पढ़े हैं तो ये टॉपिक भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम समास का नाम बोलेंगे और उसका उदाहरण भी बोलेंगे, आपको मैच करना है। ठीक है, तत्पुरुष समास, उसका आगे ऑप्शन है लवकुश, द्वंद्व समास यथामति, अवयवी भाव समास शिवाल्य और बहुव्रीहि समास चक्रपाणि। ये आमने सामने समास और उनके उदाहरण दिए गए हैं और आपको इनको मैच करना है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। तत्पुरुष समास, उसके आगे ऑप्शन लिखा हुआ है लवकुश, द्वंद्व समास यथामति, अवयवी भाव समास शिवाल्य और बहुव्रीहि समास चक्रपाणि। ये समास और इसके उदाहरण हैं। आप रफ पेपर पर लिखकर इनको मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास शिवालय, यानी शिव जी का आलय। ठीक है, द्वंद्व समास लवकुश, अवयवी भाव समास यथामति। देखिए अवयवी भाव में यथा जो शब्द है वो पहले आया हुआ है, तो ये अवयवी भाव की पहचान है। और बहुव्रीहि समास चक्रपाणि, ठीक है, यानी ये विष्णु जी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। आप इन PYQ क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप उन टॉपिक्स को तो अच्छे से आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें से मान लीजिए कि आपका वो प्रश्न रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो टॉपिक जरूर रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद। ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव। ऑप्शन सी है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। और ऑप्शन ई है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी, सी, ई, ए। यानी सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव आए, उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति है, और उसके बाद सी ऑप्शन है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति है, और उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद है, और उसके बाद यानी लास्ट में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। अब आप इन प्रश्नों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं, मैच करने के आ गए। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न संख्या 8 है वो है कथन के, यानी कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, या कथन 1 सही है, कथन 2 असत्य है, या कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। ये इसके ऑप्शन रहते हैं। अब मैं बोल देती हूँ कथन 1। बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही भी हैं। ये ऑप्शन 1 है।
और कथन 2 क्या है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ठीक है, ये कथन 1 और 2 हैं। अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ा है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9। अब इसका कथन 1 असत्य था। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी की हैं के नाम हैं लरिया और खलटाही। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? यानी देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? इसका आंसर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इनमें 4 इनके प्रकार बताए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सी लिपि का विकास हुआ, उसके बाद कौन सी लिपि का विकास हुआ और उसके बाद कौन सी लिपि का विकास हुआ, यानी उनका विकास क्रम आपको बताना है। इसमें है कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर उससे गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इसका चार्ट है वो भी मैं आपको एक बार समझा दूं। हमारी जो ब्राह्मी लिपि थी वो 2 शाखाओं में विभक्त हुई थी, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। और दक्षिणी शैली से कौन कौन सी लिपियों का विकास हुआ था? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन लिपियों का विकास दक्षिणी शैली से हुआ। और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ। यानी उत्तरी शैली से सबसे पहले गुप्त लिपि का विकास हुआ जो 4वीं-5वीं सदी में थी, और गुप्त लिपि से फिर सिद्धमात्री, और सिद्धमात्री का ही दूसरा नाम है कुटिल लिपि। ठीक है, यही क्रम आपसे पूछा गया था। और कुटिल लिपि है उससे देवनागरी लिपि और शारदा लिपि 2 भाग इसके विकसित हुए। देवनागरी लिपि 9वीं सदी में और शारदा लिपि 10वीं सदी में विकसित हुई। ठीक है, यही विकास क्रम है। उत्तर शैली से हुआ गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से सिद्धमात्री यानी कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से देवनागरी और शारदा। तो देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ? 9वीं शताब्दी में, और शारदा लिपि का विकास कब हुआ? 10वीं शताब्दी में। ये भी आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर किसी प्रश्न का एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी लगेगा तो मैं उसको भी आपको बता दूंगी। लेकिन अगर इनकी पूरी जितनी भी जो सामग्री है उसकी संपूर्ण वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट 1 की जितनी भी भाग 1 से लेकर जितने भी भाग हमारे क्रम से बनाए हुए हैं उन वीडियोज़ को देख लीजिए। उनमें आपको भाषा के उद्भव और विकास, उनसे लिपियों का विकास और किस प्रकार से हमारी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ, शुरू से लेकर अंत तक पूरे विकास क्रम को मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। इसलिए आप उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो सारी वीडियोज़ एक ही लिस्ट में यानी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएं एक ही स्थान पर। पहले आप उनको पढ़ लीजिए और फिर इन प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा प्रश्न संख्या 10। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर यानी 5वां अक्षर है वो अनुनासिक व्यंजन होता है, और ये आप सब जानते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में
संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1957 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? अब आपको सभी बोलियों की जितनी भी उपबोलियां हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप हमारी वीडियोस हैं यूनिट 1 की हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसके भाग 1 से लेकर भाग जितने भी भाग बने हुए हैं उनको आप विस्तार से देखिए ताकि आपको इन सब की जानकारी अच्छे से डिटेल में मिल जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? इसका आंसर हो जाएगा भदोरी, बनाफरी और खटोला। ये अच्छे से आप याद रखिए क्योंकि बोलियों से प्रश्न आपका यूनिट 1 का अगर बनेगा तो बोलियों से तो अवश्य ही बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। देखिए, देवनागरी लिपि के बारे में प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न तो आपका बनता ही है, इसलिए ये टॉपिक तो यूनिट 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से क्या क्या सही है? देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हैं। उनको भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि नागरी लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ, ये गलत है क्योंकि नागरी लिपि से ही नागरी नामकरण हुआ था। ठीक है, और एक ऑप्शन है देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं होती, ये भी गलत है क्योंकि देवनागरी लिपि अक्षरिक होती है। यानी देवनागरी लिपि के बारे में हमने 5 बातें इसी प्रश्न में जान ली हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। अब यूनिट 1 की बात है, भाषा से संबंधित बात है, तो इसमें उच्चारण स्थान के बारे में प्रश्न ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उच्चारण स्थानों के नाम और उनकी जो ध्वनियाँ हैं उनका मैच करने का एक प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 इसी पर आधारित है। तालव्य, मूर्धन्य, कंठ और वर्त्स्य, ये 4 उच्चारण स्थान दिए गए हैं और इनके सामने व्यंजन ध्वनियाँ दी गई हैं, उनके आपको मिलान करना है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर इनकी ध्वनियों से इनका मिलान करना है। सबसे पहले है तालव्य, और तालव्य का हो जाएगा च, छ, ज, झ। दूसरा है मूर्धन्य, मूर्धन्य का हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ। और तीसरा है कंठ, कंठ का हो जाएगा क, ख, ग, घ। और चौथा है वर्त्स्य, वर्त्स्य का हो जाएगा ल, स, न और न। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 15 तक अपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोस के अभ्यास के लिए आपके प्रश्नोत्तर लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको क्रम से सारी वीडियोज़ मिल जाएं और ये प्रश्नोत्तर की अभ्यास क्रम भी आपको मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।